नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। चंद्रयान मिशन की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अब सूर्ययान मिशन पर निकलने वाला है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से हिंदुस्तान एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 दहाड़ते हुए अंतरिक्ष के पार 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकल जाएगा। धरती और सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट पर 4 महीने में पहुंचेगा, जहां से वो सूरज की तपिश की पूरी स्टडी करेगा। सूर्य के यूवी बैंड की स्टडी के साथ साथ सौर घटनाओं का परीक्षण करेगा और तूफान की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। हमारा आदित्य L1 मिशन इस बात को जानने की कोशिश करेगा कि सूरज की जो रोशनी धरती पर नहीं आ पाती, उसमें क्या रहस्य हो सकते हैं। सूरज पर पहुंचना वैसे तो असंभव है, लेकिन सूरज से दूर रहकर उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। भारत का अंतरिक्ष के बाहर ये 5वां मिशन है और एक बार फिर हम हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका है, दुनिया को बताने का कि हम हैं नया हिंदुस्तान, जिसका तिरंगा धरती से लेकर अंबर तक लहरा रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लॉन्चिंग के लिए सूर्य मिशन तैयार। इसरो में सारी तैयारियां मुकम्मल। हिंद के सनवे पर आदित्य L1। 2 सितंबर को अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान। चंद्रयान के बाद सूर्ययान बढ़ाएगा हिंदुस्तान की शान। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान की धाक बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर में इस वक्त जोश हाई है। एक बार फिर हिंदुस्तान वो करने वाला है जो दुनिया को हैरान कर देगा। धधकते सूरज से सामना हमारा आदित्य L1 करने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बस अब इंतजार है लॉन्चिंग का। फिर हिंद के सनवे पर आदित्य की रफ्तार से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहरा उठेगा। 15 लाख किलोमीटर पर जाकर हमारा आदित्य L1 मिशन सूरज के बारे में चौंकाने वाला खुलासा कर सकता है। हमारा सूर्य मिशन बाकी कई देशों के मिशन से बिल्कुल अलग है। तो ये सोलर ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सारे मिशंस गए हैं। अभी रिसेंटली पार्कर मिशन भी गया था, जो नासा का, जो काफ़ी सक्सेस रहा है। लेकिन इंडिया तो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारे टेक्नोलॉजी में हमारा ये कैपेबिलिटी है कि हम जो ऑब्जर्वेशन मुश्किल है या जो टेक्नोलॉजी मुश्किल है, L1 पोजीशन में जाना मुश्किल है। और ये प्लानिंग भी हम दिखा रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन किया है लोकेशन का, जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो हम ये टेक्नोलॉजी प्रूव करना चाहते हैं। और ये इंडिया का पहला ही सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। एस्ट्रोसैट करके एक मिशन गया था, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस काफ़ी सक्सेसफुली हमारे पास आया है। तो ये अगला मिशन आएगा जो ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहा है। तो इसरो 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए 2 सितंबर सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है। भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य की तपिश और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएगा। इससे पहले इसरो ने मंगलवार को आदित्य L1 से लैस लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 की तस्वीरें साझा की। लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है। हाँ, तो ये सूर्य के विषय में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाएंगे। एक तो सन के सारे लेयर्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। आजकल ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सोलर वेदर और CME करके है, जो कोरोनल मास इजेक्शन, जो थोड़े फ्लेयर्स निकलते हैं सन के प्लाज्मा से। तो उसमें ना हमारा जो
ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम्स ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये काफ़ी साइंटिस्ट को चिंता रहता है। तो ये नॉट ओनली हम सोलर प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे। एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो। तो ये हम काफ़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे ओवर टाइम। तो हम देख पाएंगे कि कैसे चेंज होता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो उससे हमको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, जो अर्थ को भी प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। सूर्ययान मिशन को सफल बनाने में इसरो के वैज्ञानिक जुटे हैं। अब हम सूर्य के बारे में सब कुछ जानने को बेताब हैं। मतलब हम फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। क्या मकसद है आदित्य L1 मिशन का, जानते हैं। सूर्य के यूवी बैंड की स्टडी करेगा, सौर घटनाओं का परीक्षण करेगा, सौर तूफान का भी अध्ययन करेगा, सौर मंडल के ऊपरी वातावरण का अध्ययन करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की जानकारी जुटाएगा, सूर्य की बाहरी परत की विस्तार से स्टडी करेगा और साथ ही स्पेस में मौसम की वजहों का पता भी लगाएगा। तो हम फिर तैयार हैं नया इतिहास रचने के लिए। अब चांद ही नहीं बल्कि सूरज पर पहुंचने का मिशन कामयाब होने वाला है। तो हो जाएं तैयार फिर कलेजा 56 इंच चौड़ा करने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम हैं नया हिंदुस्तान। सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंबर तक हमारा तिरंगा लहराएगा। हिंद का सनवे पूरी तरह से तैयार है। हमारा आदित्य सनवे पर दहाड़ने के लिए बस आने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हिंद का सनवे तैयार है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व संयुक्त निदेशक DRDO हैं। सुरेश नायक स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। साथ ही के सिद्धार्थ साइंटिस्ट इसरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस होने के बाद आदित्य L1 क्यों जरूरी है ये मिशन, और इस मिशन से क्या हासिल होगा हमें? देखिए, आदित्य ऐसा कोई मिशन अब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कारण उसका यह है कि पहले तो आप पृथ्वी पर रहती हैं, आसानी से रहती हैं। आसानी से इसलिए रहती हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक चुंबक आवरण है, मैग्नेटोस्फीयर जिसे कहते हैं, जो कि सूर्य की किसी भी हर्ज को, किसी भी नुकसान को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। मतलब वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है आपको, और वो डिफ्लेक्ट करता है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, आप सोचिए गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज है, ठीक है, ये कहाँ से डिफ्लेक्ट होती हैं? तो मैग्नेटोस्फीयर से, चुंबक मंडल इसे कहते हैं। जो बचा खुचा है उसको यहाँ पर आयन मंडल कर लेता है, एक्सरे अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो बचा खुचा है उसे समताप मंडल उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे पास जो आती है रोशनी आती है वह है विजिबल रेज, मतलब कि देखने वाला रोशनी होती है, वो आती है। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सूर्य को किसी भी पर। हम लोग को इसके लिए एक पॉइंट पर जाना ही जाना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात चली आती है कि स्पेस के रूप में भारत की आकांक्षा है कि सुपर पावर बने। तो स्पेस के ऊपर में आप सोचिए कि अंतरिक्ष का जो माहौल है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सैटेलाइट छोड़ दिया, अच्छी खासी महीने से छोड़ दिया, और पता चला कि वो सैटेलाइट है सूर्य से आने वाली किरणों से डैमेज होगा। तो आप क्यों छोड़ेंगे? तो इस पूरे पहलू को समझने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो तीसरी बात चली आती है कि जब आप स्पेस में ट्रैवल करने का प्लान बना रही हैं, और जो भारत इस बात को लेकर चल रहा है, तो जितने भी लोग जाएंगे स्पेस में उनके लिए उनका मौसम भी तो अनुकूल होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्पेस वेदर। स्पेस वेदर इसी का नाम है। तो इसका अध्ययन वैसे भी एसेंशियल हो जाता है। और चौथी बात चली आती है कि जब आप इसे नहीं करेंगी तो आपको अंत तक किसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। हो सकता है संयुक्त राज्य के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, किसी के ऊपर भी। तो वो इस डेटा को साझा करेंगे या नहीं करेंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जब आप स्पेस में अच्छी खासी मात्रा में काम करने चली हैं, तो ये बहुत लाजमी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है
कि आप स्पेस वेदर को जानिए, और स्पेस वेदर सबसे अधिक मात्रा में डिटरमाइन होता है सूर्य से आने वाली किरणों से। अब सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उसे आप सूर्य पर जाकर नहीं पढ़ सकती हैं, तो एक दहाई जो डिस्टेंस है, मतलब कि 1/10 ऑफ डिस्टेंस है, उस जगह पर जाकर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका सैटेलाइट डैमेज भी नहीं होगा, सूर्य को देख भी सकता है और उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है। और ऑब्जर्वेशन करने से सूर्य से ऊपर में सतह पर जो निकलने लपटे हैं, फ्लेयर्स हैं, जो मैग्नेटिक की स्टॉर्म, मतलब कि चुंबक, एक कॉन्सेप्ट है कि चुंबकीय आंधी, मतलब कि इतनी अधिक मात्रा में सूर्य से किरणें निकलेंगी कि जो पृथ्वी का चुंबक मंडल है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर गड़बड़ होता है, अब सोचिए पृथ्वी के ऊपर पहुंच भी जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए भी आवश्यक हो जाता है। तो कुल मिलाकर जब हम लोग स्पेस पावर बनने जा रहे हैं तो चंद्रमा तो एक कदम था, इसके आगे अब सन का सूर्य का अध्ययन, इसके आगे फिर बाहरी अध्ययन, और फिर हमारी साख भी तो बन रही है इस पूरे पहलू पर, भारत की ब्रांडिंग भी तो हो रही है। इसलिए इन कारणों से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है के सिद्धार्थ जी, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वीएन झा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आदित्य L1 जो है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो है वो प्लेस किया जाएगा, और फिर वहीं से जो सूरज से जुड़े हुए तमाम, आप चाहे स्पेस वेदर को लेकर बात कर लीजिए, चाहे उन किरणों को लेकर बात कर लीजिए जो पृथ्वी तक पहुंचती ही नहीं है, उनको लेकर रिसर्च करेगा। 22 मिशन जो है वो पहले ही भेजे जा चुके हैं अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस की तरफ से। ये 23वां मिशन होने वाला है। बाकी मिशन से ये कितना अलग है आदित्य L1? अनन्या, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि आप वो साइंस जो है वो जनरल पॉपुलेशन पहुंचाते हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो सिद्धार्थ जी ने कहा था बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। अब हमें एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा। देखिए, जो ये जहाँ पे हम लोग L1 की बात कर रहे हैं, लैग्रेंज 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि सूर्य में इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि आप हम लोग तो सिर्फ लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हैं सूर्य से, लेकिन अनुमान लगाइए नेपच्यून जो प्लैनेट है वो लगभग 450 करोड़ किलोमीटर है, और वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो कितनी गुरुत्वाकर्षण है उसमें, ये चीज ध्यान में रखिए। और उस गुरुत्वाकर्षण के बीच में हम एक सैटेलाइट को ऐसे जगह में भेजना चाहते हैं जहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट ज़्यादा ना हो, ना वो सूर्य की तरफ खींचा जाए ना धरती की तरफ खींचा जाए। यहाँ तो जो जितने हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ये धरती के चक्कर लगाता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी सन के सामने में कभी सन के पीछे में। तो ये ऐसे नहीं। देखिए, हम लोग सूर्य को स्टडी करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 24/7 पलकें बिना झपकाए आप सूर्य के ऊपर में टकटकी लगा के एकदम हर सेकंड हर मोमेंट में देख रहे हैं कि कब कौन सी ऐसी घटना हो जो कि हमें या तो विनाश कर जाए या पूरे खगोल विज्ञान के लिए एक नई देन हो। तो जैसे आपने बताया, आज के पहले भी बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, आज के दिन में भी स्टडीज हो रहे हैं। लगभग ये सारे स्टडीज पहले भी हो चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि जो यूएस स्टडीज करती है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्टडी की है पहले, वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, लेकिन जो खजाना है, जो डेटा का खजाना है, वो अपने पास रखते हैं। तो आज के दिन में भारत इसरो काफी सशक्त है, और हम जानते हैं कि ये जो L1 पॉइंट है वो सिर्फ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि अगर ये धरती है, धरती का गुरुत्वाकर्षण जितना भी है 1G जिसको बोलते हैं वो है, और सूर्य जिसका कि लगभग 28 गुना धरती से ज्यादा है, बहुत दूर में है सूर्य, फिर भी वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर में है इसके, जिससे कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस दोनों के बीच में लगभग धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर में दोनों की गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के पास में आके एक दूसरे को कैंसिल करने के लायक में होती हैं, इन द सेंस कि एक ऐसा दायरा होता है जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण लगभग ना के बराबर होती है। और ये छोटा सा स्पॉट नहीं है,
ये काफ़ी एलाबरेट स्पॉट है। तो इसी में जैसे परसों ये आदित्य मिशन छोड़ा जाएगा, तो ये अपने धरती से निकलेगा, धरती के चारों ओर पहले ये अपना जो ऑर्बिट रेजिंग है वो ऑर्बिट रेजिंग करके अपना ऑर्बिट बढ़ाएगा, लेकिन ये 15 लाख किलोमीटर है, ये ऑर्बिट में नहीं आता है। ये धरती और ये जो छोटा सा सैटेलाइट है इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है ये कहीं उससे बाहर का जो ये रास्ता है 15 लाख किलोमीटर। तो इसको अपना जो सबसे बड़ा ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में फिर इसको कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा, और फिर जाके ये जो दो तरंगे हैं, दो तरंगे के बीच में जो दायरा है जिसको कि हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, वहां पे जाके इसको एंटर करना पड़ेगा, और वहां एंटर करने के बाद ये काफी दिनों तक वहां पे रह सकता है। अभी फिलहाल 5 साल का उन्होंने दायरा रखा है। ये 10 साल भी हो सकता है, ये 15 साल भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन उसकी जो अवधि है खत्म हो जाएगी। लैग्रेंज पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं हम, L1 पोजीशन में जाना कितना चुनौतीपूर्ण है। सुरेश नायक स्पेस साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आप जिस L1 पोजीशन की बात हो रही है वहां पर जाना आदित्य L1 के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, और ये पूरा मिशन आदित्य L1 जो 2 सितंबर को लॉन्चिंग होने वाली है और देश एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप इस मिशन को? काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि L1 पॉइंट ही चूज़ क्यों किया। एक कारण है, L1 पॉइंट ये पहले जैसे बताया गया वो न्यूट्रलाइज बैलेंस्ड होता है। सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ बैलेंस होती है, और उसके सैटेलाइट के ऊपर ये दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अलग तरीके से अभी एक बैलेंस होता है। और इसके फायदे जो है, तो ये फायदे है कि वो स्टेबल रहता है, उसकी जो कक्षा है वो उस कक्षे में स्टेबल रहता है, और उस कक्षे में खाली उसके ऊपर चंद्र का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है, और ये जो उसके कक्षे में ड्रिफ्ट होती है तो मिनिमम कम से कम होती है, और इसलिए ये जो अपना सैटेलाइट है आदित्ययान, उसमें जो फ्यूल भरा हुआ है, ईंधन जो है उसमें काफ़ी बचत होती है और उसकी आयु में बढ़ाती है। ओके, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि वहाँ से हमें सूरज के ऊपर 24/7 हमेशा के लिए उसको देखने की हमें सुविधा मिलती है। और ये इसका कारण यह है कि जो सोलर इक्लिप्स होता है, यानी जब सूरज और धरती इसमें, सूरज और सैटेलाइट इसमें धरती आ जाती है तो सैटेलाइट को ऊर्जा नहीं मिलती। इस तरीके के जो ग्रहण है वो साल में 2 दफ़ा होते हैं, और इस ग्रहण करीब 3 हफ्ते लास्ट होते हैं, टिकते हैं। ओके, दैट मीन्स आपको आपकी बैटरी यूज़ करनी पड़ती है सैटेलाइट के ऊपर की, और सूरज का रोशनी का जो फायदा होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हम नहीं कर सकते। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि पहले देखिए आदित्ययान 1 का जो मिशन प्लान किया था वो उसमें 800 किलोमीटर धरती से दूर उसका प्लानिंग था, उसमें उसके ऑर्बिट में रखने का, लेकिन बाद में ये बढ़ा के 15 लाख किलोमीटर L1 कर दिया गया। इसका और एक कारण है कि हम सूरज से जरा नजदीक जाते हैं, और इसलिए उसके ऊपर जो 7 उपकरण है वो बिल्कुल। सुरेश नायक जी, आपने जो 7 पेलोड्स के बारे में भी जरा मैं आसान भाषा में समझना चाहूंगी कि जो 7 पेलोड्स आदित्य L1 लेकर जाएगा, कैसे कैसे ये वहां पर काम करेंगे, कौन कौन से पेलोड्स के जरिए क्या क्या चीजें रिसर्च के तौर पर अगर हम देखें तो क्या हासिल होने वाला है? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। देखिए, ये 7 जो पेलोड है उसमें 4 पेलोड सूरज की ओर देखते रहते हैं, और बचे हुए जो 3 है वो L1 पॉइंट की स्टडी करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और ये सूरज की तरफ देखने वाले जो 4 पेलोड है उनके अलग अलग फंक्शन है। उसमें एक जो पेलोड है वो
सूरज से देखिए अलग अलग वेवलेंथ में रेडिएशन निकलती है। ओके, उसमें एक्सरे होती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट होता है, उसमें वीडियो होती है, तो अलग अलग वेवलेंथ में वहाँ से लाइट निकलती है। और ये अलग अलग वेवलेंथ में पिकअप करने वाले उसके जो सिग्नल है, उत्सर्जन है, वो उनको डिटेक्ट करने वाले ये स्पेक्ट्रोमीटर, टेलीस्कोप्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये पेलोड के स्वरूप में। तो उसमें एक अपना जो विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर है इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका क्या है कि वो प्रकाश देखता है, लेकिन ये सूरज का फोटोस्फीयर नाम का जो लेयर है वो बहुत ही ब्राइट है। ओके, और उसी लेयर से हमें पृथ्वी पे ऊर्जा और उष्णता दोनों प्राप्त होती है। इसलिए क्या होता है कि वो बाहर के जो लेयर है कोरोना, वो लेयर को ठीक तरह से देख नहीं सकते, और उससे ठीक तरह से देखने के लिए ये वीडियो जो स्पेक्ट्रम में काम करने का टेलीस्कोप है, उसमें हम आर्टिफिशियल ग्रहण तैयार करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आर्टिफिशियल ग्रहण इसलिए कि वो जो ग्रहण है वो फोटोस्फीयर को वहाँ तक बंद कर देता है, और सिर्फ हमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना दिखाई देता है, और आप अच्छी तरह से कोरोना का स्टडी कर सकते हैं। कोरोना का स्टडी किस लिए करने का है? क्योंकि फोटोस्फीयर में जो उष्णता तापमान है वो कम है, यानी 5000 डिग्री से कम है, और कोरोना में जो है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ओके, 2 अब्ज नहीं, 0.2 अब्ज, इतना ज्यादा तफावत है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, कोरोना का हीटिंग जो होता है वो क्यों होता है, इसका कारण हमें ढूंढ के निकालने का है। और इसके लिए हम ये ग्रहण आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, फोटोस्फीयर को कंप्लीटली कवर करते हैं, और कोरोना का अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। दूसरा जो है वो अल्ट्रा वायलेट बैंड में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलता है, और इसमें देखिए हमें जो स्टडी करने का है सूरज के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक क्या होता है कि कोरोना के जरिए सोलर रेडिएशन निकलता है। ठीक है सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी और इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीएन झा, क्योंकि 22 मिशन जो है वो पहले ही भेजे जा चुके हैं अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, और ये 23वां मिशन है। अभी तक अगर 22 मिशन को लेकर बात करें तो बहुत ज्यादा आंशिक तौर पर जो सफलता है वो हासिल नहीं हुई है। इस मिशन को लेकर भारत कितना आश्वस्त है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी, और उस हद तक मिलेगी जो अभी तक जिस लेवल पर सफलता हासिल नहीं हुई है बाकी कंट्रीज को? अन्य ये कहना बिल्कुल 100% सही नहीं होगा कि सफलता नहीं मिली है। पिछले जितने भी मिशंस हुए हैं, या तो आप 60s 70s के लिए लीजिए जो नासा के गए थे, अभी भी जो नासा के हैं, जर्मन ने आपने बताया, चाहे वो सोहो हो, चाहे एसी हो, चाहे डिस्कवर हो, ये सब वहाँ पे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको हिंट दिया था कि वो भी इसी तरह का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि आज के दिन में जितने सैटेलाइट्स हैं हमारे, चाहे इंडिया के हों या वर्ल्ड ओवर हों, मतलब आज के दिन में लगभग 7000 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, ऊपर तो छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा एक सोलर स्टॉर्म आया कि सैटेलाइट को नॉक ऑफ कर दिया, तो हमारी तो कम्युनिकेशन सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हम वापस फिर वो आज से 200 साल पहले चले जाएंगे। तो ये सब जो जरूरत हैं, ये आज के दिन में हमें यूएस बताती है, हमें जर्मन गवर्नमेंट बताती है, यूरोप बताती है। तो हम आज के दिन में हमारी जब क्षमता है तो हम ये इंफॉर्मेशन खुद क्यों नहीं ग्रहण करें। और यहीं पे जो नायक जी बता रहे थे कि एक तो विजुअल स्पेक्ट्रम है, जिसमें हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि बैगनी आह पीना ला, बैगनी से लेके लाल रंग जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम में है। लेकिन इसके आगे पीछे भी बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो जैसे अल्ट्रावायलेट में बहुत सारे जो वेवलेंथ हैं उसमें, उसी तरह से इंफ्रारेड जो कि गर्मी हमें दिखती है, उसमें भी बहुत सारे हैं।
उसमें से कुछ जो हैं वो तो बहुत अत्यावश्यक हैं। एनर्जी यहाँ पे आती है धरती पे, इंफ्रारेड के थ्रू आती है। हमारे जो स्किन में विटामिन बनती है वो अल्ट्रावायलेट, हम लोग बोलते हैं UV2, UVD2, वो उससे हमारे स्किन में विटामिन डी बनती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रक्षक भी हमारे लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक भी है। तो इसलिए इन सारे चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे पहले जो स्पीकर थे सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि धरती के चारों तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो जीवन रक्षक है। और उसके अलावे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एयर जो है धरती के चारों तरफ में, ये हमारे पास में उन हानिकारक किरणों को नहीं आने देते हैं। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो चुंबकीय जो वेव है हमारी धरती के चारों ओर, तो जब ये सूरज से जब ये सारे रेडिएशंस आते हैं तो उसको वो बिल्कुल स्प्लिट करते हैं। और इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि दो हमारे धरती के अराउंड बड़े हाई कॉन्सेंट्रेशन आयनाइजेशन ये हैं, बैंड्स हैं, जिसको वॉन एलन बेल्ट कहते हैं। वहां पे मतलब लाखों वोल्ट के जो चार्जेस हैं वो वहां पे हैं। अगर कोई चीज उसमें चला गया तो फिर वो सही नहीं निकलेगा वहां से। तो इस तरह के जो वॉन एंड एलन बेल्ट हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही ये कंट्रोल होती है। और मैग्नेटिक फील्ड धरती की हमेशा एक तरह की नहीं रहती है, ये चेंज होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तो सूर्य के जो स्टडी कर रहे हैं उसके फोटो मतलब जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसको कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट को स्टडी कर रहे हैं। और दो तरह के एक्सरेज हैं, एक लो एनर्जी, दूसरा हाई एनर्जी। ये दोनों जो तरह के जो अत्यधिक वोल्टेज वाले जो एक्सरे आते हैं यहाँ पे, वो बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावे जो प्लाज्मा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको पापा बोलते हैं, ये है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। तो ये क्या करता है कि प्लाज्मा जो बनती है वहां पे, कहते हैं ना कि कभी कुछ छलक गया, ये हम कहते हैं छलक गया, लेकिन वहां पे हर मोमेंट में हजारों हाइड्रोजन बॉम्ब जो जिस तरह से विस्फोट होता है, उस तरह की विस्फोट वहां पे चल रहे होते हैं। और उसमें से जब मैं 10 सेकंड और दीजिएगा, जब कभी कोई बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है तो वो कुछ जो प्लाज्मा हैं वो छलकने की तरह हमें दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हाई इंटेंस जो वेव्स होते हैं, आयनाइज्ड रेडिएशन होते हैं, वो होते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये स्टडी बहुत जरूरी है। इंडिया के बहुत काम आएगा, हमारे अपने ही ये डेटा हमारे काम आएंगे और हम विश्व को भी दे पाएंगे, हम विश्व गुरु भी बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश एक बार फिर से तैयार है 2 सितंबर को इतिहास रचने के लिए, जब इस आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी।